अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी दरसी किताब माहौल का मुताला हिस्सा 1 इस किताब से सबक नंबर 11 आइए जिस्म के अंदर देखिए। तो चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। आइए जिस्म के अंदर देखिए। सांस लेने पर सीना क्यों फूलता है। यहाँ पर देखो, ये बच्चा आपको तस्वीर में नज़र आ रही होंगी। ये आईने में देख रहा है वो कि जब सांस ले रहा है और सांस छोड़ रहा है तो क्यों उसका सांस लेते वक्त उसका सीना फूल रहा है, वो उसका मुशाहिदा कर रहा है। डॉक्टर डॉक्टर आपकी जांच करते वक्त कलाई पर उंगली रखकर नब्ज़ महसूस करते हैं। उस वक्त आपको भी नब्ज़ की हरकत महसूस होती है। नब्ज़ की हरकत क्यों होती है, ये सवाल हमारे सामने है। सांस जब हम लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन गैस भरती है, इसलिए हमारा सीना फूलता है। और दूसरा, डॉक्टर जब हमें जांच करते हैं तो हमारी नब्ज़ चेक करते हैं, यानी बराबर धड़कन जो है वो हमें महसूस होती है। हमारा दिल जो है धड़कता है तो वो इस नब्ज़ के ज़रिए जो है उसकी धड़कन हमें महसूस होती है। अंदरूनी आज़ा हमें मुख्तलिफ़ काम करने होते हैं। उन्हें करने के लिए हम जिस्म के मुकर्ररा हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं। यानी हर काम के लिए हम जिस्म के अलग हिस्से का आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ज़ेल के काम करने के लिए हम जिस्म के कौन से हिस्से इस्तेमाल करते हैं। देखना, चलना, सुनना और लिखना। जैसे मुख्तलिफ़ काम में है तो हम हर मुख्तलिफ़ काम के लिए मुख्तलिफ़ आज़ा का इस्तेमाल करते हैं। देखने के लिए हम आँखों का इस्तेमाल करते हैं। चलना, इसके लिए हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं। सुनना, इसके लिए हम कानों का इस्तेमाल करते हैं। और लिखना, इसके लिए हम उंगलियों का यानी हाथों का इस्तेमाल करते हैं। बैरूनी उज़ू किसे कहते हैं और बैरूनी आज़ा की मिसालें बताइए। बैरूनी उज़ू किसे कहते हैं। बैरूनी उज़ू यानी जो हमारे जिस्म के बाहर के जो आज़ा होते हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो बैरूनी आज़ा होते हैं। जैसे कि आँख, नाक, कान, होठ, है ना, हाथ, पैर, उंगलियाँ, ये तमाम क्या है, बैरूनी आज़ा है। कौन कौन से आज़ा को हिस्सी आज़ा कहते हैं। इन आज़ा को हिस्सी आज़ा क्यों कहते हैं। कौन कौन से आज़ा को हम हिस्सी आज़ा कहते हैं। 5 जो है हमारे हिस्सी आज़ा होते हैं, जिससे हमें हिस्स होती है, उनको हम हिस्सी आज़ा कहते हैं। जैसे कौन कौन से वो 5 हिस्सी आज़ा है। आँख है, नाक है, कान है, ज़बान है और जिल्द है। ये हमारे कैसे है, हिस्सी आज़ा है। इंग्लिश में हम उसे सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। इससे हमें हिस्स होता है। जैसे हम आँखों से हम देखते हैं, हमारी आँखों को हिस्स होता है। अगर कोई हमारी आँखों की तरफ कोई ऐसी नुकसानदायक चीज़ आने ही वाली होती है तो उससे पहले ही हम पलक झपक लेते हैं, तो इसलिए वो हिस्से आज़ा होते हैं। कान, जैसे अचानक से बम फटता है तो हमारे कानों के हिस्स क्या होते हैं, कान हमारे खड़े हो जाते हैं और हम फ़ौरन बिचक जाते हैं, हम कानों पे हाथ रख लेते हैं, तो ये हमारे हिस्से आज़ा है। दूसरा, अगर हमें कोई भी खुशबू या बदबू आती है तो इसका हमारी नाक जो है उसके हिस्से हमें पता चल जाता है कि खुशबू आ रही है, तो हम उसे सूंघते और बोलते थे वाह क्या खुशबू आ रही है। और बदबू के लिए भी हम सेम उसी तरह से कहते हैं। ज़बान, हम इससे टेस्ट करते हैं, हम चखते हैं, तो ये भी हमारे हिस्सी आज़ा है। यानी नमक है, शक्कर मीठा ज़्यादा है, तेज़ हो गया, ये हमारे ज़बान से हमें पता चलता है। और दूसरा है जिल्द। जिल्द भी एक हिस्सी आज़ा है। अगर कोई हमें चुट्टी ले ले तो फ़ौरन हम उस जगह को मसलने लगते हैं। अगर चुट्टी काट ले तो हम फ़ौरन मसलने लगते हैं, तो हमें फ़ौरन पता चलता है जिल्द की वजह से। किसी खास फ़ेल को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल होने वाले जिस्म के मखसूस हिस्से को उज़ू कहते हैं। चलने के लिए हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं, यानी पैर हमारे चलने के आज़ा है। सुनने के लिए कान का इस्तेमाल करते हैं, यानी कान सुनने के आज़ा है। जो आज़ा जिस्म के बाहर होते हैं उन्हें बैरूनी आज़ा कहते हैं। कान, नाक, हाथ, पैर जिस्म के बाहरी हिस्से में है, इसलिए उसे हम बैरूनी आज़ा कहते हैं। जिन बैरूनी, देखो यहाँ पर तस्वीर में भी नज़र आ रहा है, ये कुछ बैरूनी आज़ा हैं। जिन बैरूनी आज़ा से हमें अतराफ़ के हालात का इल्म होता है, ऐसे आज़ा को हिस्सी आज़ा कहते हैं। आँख, कान, नाक, ज़बान और जिल्द हमारे हिस्सी आज़ा है। नया लफ्ज़ क्या है यहाँ पर, अंदरूनी आज़ा। जिस्म के अंदर पाए जाने वाले आज़ा, ये आज़ा बाहर से नज़र नहीं आते, इन्हें हम क्या कहते हैं, बैरूनी आज़ा कहते हैं। जिस्म के अनगिनत आफ़ाल जिस्म के अंदर भी जारी रहते हैं। खून की नालियों का जाल तमाम जिस्म में फैला हुआ है, इसमें से खून मुसलसल दौरा करता रहता है। सांस के ज़रिए
सांस के ज़रिए हम हवा जिस्म के अंदर लेते हैं, जो खून के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंचाई जाती है। ग़िज़ा खाने पर वो हज़म होती है। ये काम अलग अलग अज़ा करते हैं, उन्हें अंदरूनी अज़ा कहते हैं। इस सबक में हम चंद अंदरूनी अज़ा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अंदरूनी अज़ा के लिए ख़ास जगह बताइए तो भला। कांच की बर्नी में रखे हुए खुले बिस्किट ज़ोर ज़ोर से उलट पुलट किए गए। बिस्किटों का क्या हाल होगा? क्या होगा बिस्किट को अगर हमने उलट पुलट किए तो वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। पैकेट में बंधे बिस्किटों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया गया। पैकेट के बिस्किटों पर क्या असर होगा? पैकेट में बंधे हुए बिस्किट को अगर हम ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे तो वो क्या होगा? वो टूटेंगे नहीं, वो जैसे के वैसे ही रहेंगे। बर्नी में मौजूद बिस्किट टूट सकते हैं, लेकिन पैकेट के बिस्किट नहीं टूटते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ये इसको हम इस मिसाल के ज़रिए हम हमारे जिस्म के अंदरूनी अज़ा के बारे में हम जानेंगे। ये देखिए, ये हमारा जिस्म है। ये जिस्म के अंदरूनी अज़ा कौन कौन से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं? देखो, ये सर का खाना है, यहाँ पर सीने का पिंजरा है, फिर उसके बाद में निचले पेट का खाना है ये, और ये कमर का खला है। ये जिस्म के अंदर के हिस्से हैं। जिस्म के अंदर के अहम काम करने वाले अज़ा का महफूज रहना ज़रूरी है। हमारे जिस्म की बनावट ऐसी है कि हम कितनी ही हलचल करें तब भी अंदरूनी अज़ा अपनी जगह पर कायम रहते हैं। ये हम बिस्किट की पैकेट के मिसाल से हम समझ सकते हैं। पैकेट में जो बिस्किट है वो कैसे थे? महफूज थे। इसलिए सर और धड़ के अंदर खला पाया जाता है। जो खला सर के अंदर होता है उसे सर का खाना कहते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारे फेफड़े जो है इस सीने के पिंजरे में महफूज होते हैं। हमारा दिल इस सीने के पिंजरे में महसूस होता है, क्योंकि दिल कैसा होता है? नाजुक होता है, नरम होता है। इसके लिए अगर ये सीने का पिंजरा नहीं होता तो अगर हम हिलते, हम गिरते, उठते, बैठते तो उससे क्या होता? उसे नुकसान पहुंचने का डर होता है। इसके लिए जो इस तरह की बनावट हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने रखी है। उसी तरह यहाँ भी देखो, ये गडल, ये कमर में भी एक तरह का एक खला होता है, एक हड्डियों का ढांचा होता है। उसी तरह यहाँ खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी कैसी होती है हमारे ऊपर जिस्म पर? देखो, हम हमारे सर को हम इस तरह से करेंगे तो हमें आवाज़ आती है, तो ये खोपड़ी है। खोपड़ी के अंदर जो है हमारा दिमाग होता है, जो बहुत ही नाजुक होता है। छोटा दिमाग और बड़ा दिमाग। धड़ के अंदर जो खला होता है इसके 3 हिस्से होते हैं। सीने के हिस्से में जो खला होता है उसे सीने का खाना कहते हैं। पेट के हिस्से में जो खला होता है इसके 2 हिस्से होते हैं, ऊपरी पेट का खाना, निचले पेट का खाना। इन खानों में ही जिस्म के तमाम अंदरूनी अज़ा होते हैं। इनकी बनावट इस किस्म की होती है कि वो अपनी जगह से इधर उधर हट नहीं सकते। अब देखेंगे ग़िज़ा की नाली। बताइए तो भला। ये चाचा टूटी के ज़रिए आने वाले पानी को बैरल में भर रहे हैं। बैरल टूटी से कुछ दूर रखा हुआ है, इसके बावजूद टूटी से पानी बैरल तक पहुंच रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इसकी वजह क्या है कि ये एक तरह का पाइप है, और ये पाइप पानी जो है अतराफ में ना गिरते हुए बराबर वो ये पाइप जो है कैसा है? बंद है। तो अंदर की तरफ जो है उसमें किस तरह से रास्ता दिया हुआ है पानी के लिए आने के लिए, तो वो पानी अतराफ में नहीं गिर रहा है। बाजू की तस्वीरें जिस्म के अंदरूनी अज़ा मुंह और मैदे दिखाए गए हैं। यहाँ देखो, इस बाजू की तस्वीर में ये मुंह है। ये देखो, यहाँ पर मुंह से जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो देखो ये कहाँ से गुजरती है? ग़िज़ा की नाली। ये नाली दिख रही है, ये पाइप की तरह का काम करती है। और यहाँ पर ये है मैदा। अब देखेंगे हम उसके मुतालिक। बाजू की तस्वीर में जिस्म के अंदरूनी अज़ा मुंह और मैदा दिखाए गए हैं। ये अज़ा ग़िज़ा के हाजमे का अमल अंजाम देते हैं। इन अज़ा में से मैदा निचले पेट के खाने में होता है। मुंह का निवाला मैदे तक पहुंचाने के लिए सीने के खाने में एक नली होती है जिसे ग़िज़ा की नाली कहते हैं। देखो, ये सीने का जो यहाँ पर खाना है वहाँ से गुजरती है ये नली, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग़िज़ा की नाली कहते हैं। हम खाना खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं। ज़बान की वजह से हमें ग़िज़ा का जायका मालूम होता है। हम दांतों के ज़रिए ग़िज़ा चबाते हैं। इस दौरान इसमें लुआब दहन शामिल होता है। लुआब दहन यानी कि थूक।
हम जब ग़िज़ा को जैसे ही मुंह में डालते हैं तो फ़ौरन थोड़ी वो ग़िज़ा अंदर चली जाती है। हम उसको पहले हमारे दांतों की मदद से चबाते हैं, और चबाते हैं तो वो ग़िज़ा अगर सूखी भी है तो वो हमारे मुंह में जाने के बाद गीली हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर लौब दहन, जो हमारे मुंह में जो थूक होता है, इसको लौब दहन कहते हैं, वो उसमें शामिल होता है, जिसकी वजह से निवाला जो है गीला होता है, गोला बन जाता है, जिससे आसानी से फिर क्या होता है, निगला जा सकता है। चबाया हुआ निवाला ग़िज़ा की नाली में जाता है। ग़िज़ा की नाली की दीवार लचकदार होती है, इसलिए अनाज का निवाला ग़िज़ा की नाली से गुजरते हुए मैदे तक आसानी से पहुंच जाता है। आइए दिमाग पर जोर दें। हाजमे का फ़ेल अंजाम देने वाले दूसरे अंदरूनी आज़ा पेट के ऊपरी खाने में होते हैं। सिर्फ ग़िज़ा की नाली सीने के खाने में होती है। इसकी क्या वजह होती है, क्यों होती है ऐसी? क्योंकि वो मुंह से गुजर कर, ग़िज़ा की नाली जो है, यहाँ पर देखिए, यहाँ मुंह से गुजरते हुए जो है खाने को जाना है, तो इसलिए जो है ग़िज़ा की नाली पिंजरे के खाने में होती है, क्योंकि इसके लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आगे है, ग़िज़ा की नाली की लचकदार दीवार का क्या इस्तेमाल होता है? लचकदार दीवार यानी अगर निवाला बड़ा है, छोटा है, तो क्या होगा, उससे आसानी से जो है लचकदार होने की वजह से निवाला मैदे तक पहुंचेगा। क्या आप जानते हैं ग़िज़ा का सफ़र मुंह से शुरू होता है। पेट के ऊपरी खाने के अंदरूनी आज़ा की मदद से ग़िज़ा हज़म होती है। ग़िज़ा का गैर हज़म और बेकार हिस्सा मकत के ज़रिए फुजले की शक्ल में जिस्म से बाहर खारिज होता है। ग़िज़ा का जो है हज़म होने का अमल हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसको हमारे दांतों की मदद से चबाते हैं, लुआब दहन की मदद से उसको गीला करते हैं, तो वो एक गीला गोला बन जाती है। तो वहीं से उसका अमल शुरू होता है, और बाद में फिर वो जब मैदे में जाती है तो जो हमारे लिए कारामद चीज़ें वो रह जाती है, और जो गैर हज़म, जो हज़म नहीं होती, बेकार हिस्से, वो हम फुजला यानी पाखाने के ज़रिए जो है हम खारिज कर लेते बाहर। यहाँ जिस्म में ग़िज़ा का सफ़र ख़त्म होता है। मुंह से मकत तक एक नाली जैसे रास्ते से सफ़र होता है। इस रास्ते को ग़िज़ा का रास्ता कहते हैं। इस नाली जैसे रास्ते की लंबाई तकरीबन 9 मीटर होती है। मुख्तलिफ अंदरूनी आज़ा से मिलकर ये ग़िज़ाई रास्ता बनता है। ग़िज़ा की नाली इस ग़िज़ाई रास्ते का एक हिस्सा है। नया लफ्ज़ सीखिए, दिल का सिकुड़ना। दिल का सिकुड़ना, दिल की जसामत का कम होना, और दिल का फैलना, इर्तिखा यानी जिस्म दिल की जसामत का अपनी असल पर आना, यानी दिल जो है पंपिंग की तरह काम करता है। पंप कैसा होता है, फैलता है फिर सिकुड़ता है। अगर हम पंप भरते हैं इसमें, तो देखो जो हमारे हाथ में जो रबर जैसा हिस्सा होता है, उसको हम क्या करते हैं, पहले दबाते हैं, फिर वो खुद ही फूल जाता है, फिर हम उसको दबाते हैं। तो इसी तरह से हमारा जिस्म भी ये काम करता है, यानी सिकुड़ता है और फिर फैलता है, अपनी असली हालत में आता है। आइए ये कर देखिए। लचकदार प्लास्टिक की बनी हुई पानी की एक बोतल लीजिए। बॉल पेन की एक खाली रिफिल लीजिए। प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन के दरमियान एक इतना छोटा सुराख कीजिए कि बॉल पेन की रिफिल इस सुराख में मजबूती से बैठ जाए। देखो यहाँ पर बच्ची जो है करके दिखा रही है। बॉटल है, उसमें जो है सुराख करके ऊपर ढक्कन में खाली रिफिल को डाला गया है। अब प्लास्टिक की बोतल पानी से पूरी भरिए। बोतल को रिफिल लगाकर ढक्कन मजबूती से लगा दीजिए। रिफिल का ज़्यादा हिस्सा बोतल के अंदर रहे, इस बात का ख्याल रखिए। सिर्फ छोटा हिस्सा बाहर रहे, तभी ये तजुर्बा आसान होगा। अब दोनों हाथों से बोतल को खड़ा पकड़िए, इसे आहिस्ता से दबाइए, इसके बाद इसे छोड़ दीजिए। इस तरह 3-4 बार कीजिए। देखो ये बच्ची कर रही है, यहाँ भर दिया, अब इसको दबा रही। प्लास्टिक की बोतल लेना है तो वो आसानी से दब जाएंगी। तो क्या होगा, देखो आपको क्या मालूम होगा, बोतल पर दबाव डालते ही बोतल का पानी तेज़ी से बाहर निकलता है। दबाव कम करते ही पानी बाहर आना बंद हो जाता है। देखिए यहाँ पर बोतल, देखो यहाँ रिफिल में से कैसा पानी निकल रहा है तेज़ी से। और जब दबाव हम बंद कर देंगे तो वो पानी भी आना बंद हो जाएगा। बंद माए पर दबाव डाले तो इसे जहाँ से जगह मिलती है वहाँ से वो तेज़ी से बाहर निकलता है।
आइए ये करके देखिए। अपनी थैली को सीने के दरमियान में थोड़ा सा बाएं जानिब रखिए। अपनी हथेली को सीने के दरमियान में थोड़ा सा बाएं जानिब रखिए। खुद की दिल की धड़कन महसूस होती है। हमें हमारे ही दिल की धड़कन महसूस होती है। देखो ये बच्चा कर रहा है। दिल का सिकुड़ना और फैलना तरतीब के साथ एक के बाद एक बगैर रुके होता रहता है। दिल के सिकुड़ते ही दिल में मौजूद खून की नालियों में ढकेला जाता है। अगले हर सिकुड़ाव के वक्त वो आगे ही आगे ढकेला जाता है। दिल के हर सिकुड़ाव को दिल की धड़कन कहते हैं। अपनी हथेली सीने के दरमियान लेकिन थोड़ा सा बाएं जानिब रखे तो दिल की धड़कन महसूस होती है। बाएं जानिब यानी लेफ्ट साइड। हमारा दिल जो है वो हमारे जिस्म के बाएं जानिब है, यानी लेफ्ट साइड है। कलाई पर दिल के बिल्कुल करीब से जाने वाली खून की नाली होती है। वहाँ उंगली रखे तो ये धड़कन महसूस होती है। इसी को हम नब्ज़ की हरकत कहते हैं, जो हमने शुरुआत में ही पढ़े थे कि डॉक्टर जब जांच करता है तो नब्ज़ क्यों देखता है। आगे आइए दिमाग पर जोर दें। दिल सिकुड़ते ही इसमें मौजूद खून ढकेला जाता है। इसकी वजह क्या होती है? यह हमने अभी पंप की मिसाल के ज़रिए ही देखे हैं। पंप जब हम हवा भरते हैं तो किस तरह से पंप हवा जो है आगे ढकेली जाती है, तो उसी तरह से ये अमल होता है। फेफड़े, हम सांस लेते हैं। अब ये हम आगे उसको समझेंगे। हम सांस लेते हैं तब नाक के रास्ते से हवा जिस्म में दाखिल होती है। वो जिस अंदरूनी उज़ू के ज़रिए पहुंचाई जाती है उन्हें फेफड़े कहते हैं। यहाँ पर शक्ल में देखो ये नज़र आ रही है, हमारे जिस्म में देखो पिंजरा नज़र आ रहा है, इसमें देखो ये दिल है और यहाँ पर ये फेफड़े नज़र आ रहे हैं। तो इसमें फेफड़े होते हैं, वो सीने के खाने में होते हैं। इनमें एक दाएं जानिब दूसरा बाएं जानिब होता है। दोनों फेफड़ों के दरमियान थोड़ा सा बाएं जानिब दिल होता है। ये देखो ये दो फेफड़े और ये देखो दिल है, थोड़ा सा बाएं जानिब है। वहाँ बाएं फेफड़े में थोड़ा सा खला होता है। दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े से कदरे बड़ा होता है। सांस के साथ अंदर ली हुई हवा फेफड़ों तक पहुँचने के लिए एक नली जैसा अंदरूनी उज़ू होता है। इसे सांस की नाली कहते हैं। सांस की नाली आगे जाकर दो शाखों में तकसीम हो जाती है। इन शाखों को शअब कहते हैं। सांस लेने पर फेफड़े थोड़े फूलते हैं, इसलिए सीना भी फूलता है। दिल और फेफड़ों का काम एक दूसरे पर मुनहसर होता है। ये दोनों आज़ा अहम है। ये सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में होते हैं, इसलिए महफूज रहते हैं। आगे हम देखेंगे दिमाग। सर के खाने में मौजूद दिमाग हमारा बेहद अहम अंदरूनी उज़ू है। हमारी तमाम हरकत व सकनात पर दिमाग का काबू रहता है। गुस्सा आना, खुश होना, गमज़दा होना जैसे तमाम जज्बात का एहसास हमें दिमाग पर होता है। देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है ये दिमाग है, और देखो सर के खाने में दिमाग की जगह, ये सर का खाना है, उसमें देखो ये दिमाग। दिमाग ज़ख्मी हो तो इंसान मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो सकता है या इसकी मौत का अंदेशा भी होता है। यानी देखो हमेशा बोलते हैं ना, बच्चा जब गिरता है तो बोलते हैं अरे सर पर नहीं गिरना चाहिए। तो या किसी भी इंसान को अगर किसी इंसान के साथ कोई हादसा हो गया तो दिमाग पर अगर मार लगती है तो फ़ौरन इंसान मर जाता है, यानी उसके बचने के चांस ही नहीं होते। बाकी अगर हमारे बाकी अज़ा पर जैसे जिस्म के मुक्का मार लगी तो इंसान बच सकता है, लेकिन अगर दिमाग पर मार लग गई तो फ़ौरन उसकी मौत वाक़ई होती है, या किसी सूरत में वो दिमागी तौर पर अपाहिज, जैसे हम जिसको कोमा कहते हैं, कोमा में चला जाता है। इसलिए दिमाग की मुकम्मल हिफाजत ज़रूरी है। यही वजह है कि कुदरत ने दिमाग पर खोपड़ी का ग़िलाफ़ चढ़ाया हुआ है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। क्या आप जानते हैं, हम नज़्म याद करते हैं वो हमारे दिमाग में नक्श हो जाती है, इसलिए वो हमारे जहन में रहती है। दिमाग के इस फेल को क्या कहते हैं? याददाश्त कहते हैं। इंसानी जिस्म की साख्त बेहद पेचीदा है। हमारे जिस्म के अफ़ाल अच्छी तरह अंजाम पाए, इसलिए जिस्म में कई अंदरूनी अज़ा होते हैं। इनकी साख्त और अफ़ाल की मालूमात बहुत दिलचस्प है। बड़े होने पर आप ये मालूमात ज़रूर हासिल कीजिए।
आगे हमने क्या सीखा? जिस्म के अंदर अंजाम पाने वाले अनगिनत अहम आफ़ाल मुख्तलिफ आज़ा करते हैं। ऐसे आज़ा जिस्म के अंदर होते हैं वो बाहर नज़र नहीं आते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंदरूनी आज़ा कहते हैं। जिस्म की साख्त ऐसी होती है कि सर और धड़ के खानों में अंदरूनी आज़ा महफूज रहते हैं। चबाया हुआ निवाला गले से मैदे तक पहुंचाने का काम ग़िज़ा की नाली करती है। ये सीने के खाने में होती है। आगे, दिल पूरे जिस्म में फैली हुई खून की नालियों में खून को हरकत देता रहता है। वो मुसलसल सिकुड़ता है और अपनी असली हालत में आता रहता है। दिल के सिकुड़ने से खून की नालियों में खून ढकेला जाता है। ये सवाल हमने देखे थे ना, ये सिकुड़ने से क्या होता है? तो खून आगे जो है ढकेला जाता है। सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने वाली हवा जिन अंदरूनी आज़ा के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंचाई जाती है उन्हें फेफड़े कहते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की बनिस्बत किसी कदर बड़ा होता है। दिल और फेफड़े सीने के खाने में पसलियों के पिंजरे में महफूज होते हैं। दिमाग हमारा बेहद अहम अंदरूनी उज़ू है। सर के खाने में खोपड़ी के अंदर दिमाग महफूज रहता है। हरकत पर काबू, जज्बात का एहसास और हिस्सी आज़ा के ज़रिए दी हुई मालूमात की वजाहत दिमाग में होती है। अब इसे हमेशा जहन में रखें। हादसा हो और सर को चोट लग जाए तो खोपड़ी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर दिमाग को चोट लगे तो इंसान मुस्तकिल तौर पर अपाहिज हो सकता है या मर सकता है। इसलिए मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।